सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का बैंक चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है और आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको केंद्रीय बैंक से रिलेटेड जो है आपको पता चल सके। बच्चों, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुआ, उसके कार्य क्या हैं, है ना, और कमर्शियल बैंक को कैसे नियंत्रित, नियमित और अनुशासित करता है, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। केंद्रीय बैंक यह देश का मुख्य बैंक होता है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है तथा मौद्रिक संस्था है जिसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। यानी जितने भी बैंक से रिलेटेड नियम कानून जो बनाता है उसमें मोनोपोली है किसका, तो सेंट्रल बैंक का, यानी केंद्रीय बैंक का। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों जानते हैं केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या है। तो प्रत्येक देश में एक सर्वोच्च शिखर संस्था अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है जो मुद्रा बाजार की नेता होती है ना। इसका कार्य व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं का निरीक्षण, नियमन और नियंत्रण करना होता है। यह देश की आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली को संगठित करने, चलाने तथा विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। जितने भी कार्य होता है व्यावसायिक बैंक का, है ना, ये सारा जो है नियमित और नियंत्रित कौन करता है, तो आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, और बड़ा अन्य वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है कि कौन बैंक जो है कितना जो है ग्राहकों की सुविधा दे रहा है ना, बैंक ऑफ रेट क्या है या ब्याज दर क्या है, ये सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। नियमन मतलब है कि उसको रेगुलेट करना, यानी रेगुलेट करना का मतलब है कि नियम के अपने नियम के आधार पर उसको ढालना। और देखिए कोई बैंक क्या करता है कि ग्राहकों से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो उसको नियंत्रित करने का भी काम जो है मौद्रिक बैंक करता है। बड़ा यह देश की आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी पॉलिसी को भी जो है जारी करता है कौन, तो आरबीआई करता है ना। और सभी बैंकों को क्या करता है, संगठित करने की कोशिश करता है अतः चलाने और विकसित करने का जो है रोल जो है यानी भूमिका जो है वो आरबीआई का ही होता है। इसका सबसे मुख्य अथवा अहम दायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, मौद्रिक एवं साख नीतियों को बनाने, रखने और लागू करने का है। यानी आरबीआई का जो मुख्य काम है, आरबीआई का जो मुख्य काम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मॉनेटरी एवं जो है क्रेडिट पॉलिसी को बनाए रखना और लागू करने का है। इस प्रकार के भिन्न संस्था देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। यानी इस तरह का जो काम करता है जो बैंक, उसको ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, वो है कि देश के मौद्रिक रूप में बैंकिंग ढांचा का इसका स्थान केंद्र में होता है। यानी सबसे मुख्य जो है या कहिए कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक जो है हमारे इंडिया का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना से रिलेटेड हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ किस कमीशन के तहत हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। किस कमीशन के तहत, तो हिल्टन यंग कमीशन। किसकी स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम क्या है, ये अधिनियम जो होता है किसी भी संस्था को बनाने से पहले जो है एक चार्टर बनाना होता है, एक संविधान बनाना होता है, नियम कायदे बनाने होते हैं, उसी को यहाँ अधिनियम यानी एक्ट कहा जा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अनुसार जो है स्थापित हुई थी। किस कमीशन के तहत, तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत। ठीक है, जो क्या करता है, यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। इससे यानी इसने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट, देखिए लिखा हुआ ना, आरबीआई एक्ट 1934 के प्रति
प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान जो है 1 अप्रैल 1935 को अपना संचालन प्रारंभ किया था। संचालन मतलब सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया था, मुद्रा वगैरह निर्गमित करना शुरू कर दिया था। कौन? आरबीआई, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शेयर धारक कंपनी यानी कह सकते हैं निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी, यानी ब्रिटिश जो है अपनी हित और जो है फायदे के लिए जो खोली हुई थी के रूप में कार्य आरंभ किया था। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण जो है अधिनियम आरबीआई यानी ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट जो है 1948 में बना। कब बना? 1948 अंतर्गत 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी हो गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि कोई भी संस्था जब निजी तौर पर बनता है तो उसको सरकार के अधीन, सरकार के रूल रेगुलेशन के आधार पर जो है जब चलने लगता है, सरकार उसको मान्यता प्राप्त दे देता है, तब जाकर के उसे राष्ट्रीयकरण या रजिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यह पूरी तरह से क्या हो गया? भारत सरकार का स्वामित्व में आ गया। ये पहले निजी तौर पर काम करता था, लेकिन जब एक्ट 1948 में बना, उसके बाद जो है 1949 को यानी 1 जनवरी 1949 को जो है इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर जो था वो सर ओसबोर्न स्मिथ। कब से कब? 1935 से 37। जब तक ये जो है आरबीआई के गवर्नर रहे तब तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है बच्चों वो कोलकाता में रहा। लेकिन जैसे ही ओसबोर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक का जो गवर्नर से इस्तीफा देते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तब जो है ये जो है इसके जो मुख्यालय है वो उसको मुंबई ले गया। कहाँ ले जाया गया? तो मुंबई यानी कलकत्ता से जो है आरबीआई का मुख्यालय कब ले जाया गया? तो 1937 में, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ, पहला गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है, लेकिन भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख है। कौन है? सीडी देशमुख। और इसका कार्यकाल कब से कब चला? 1943 से लेकर के 1949 के बीच, ठीक है। अब आगे देखिए कि मनमोहन सिंह अब तक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उन्होंने विभिन्न समयावधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किए हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री, या ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? तो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय और कार्यालय कहाँ हुआ करता था? तो कोलकाता में स्थित हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन 1937 में मुंबई स्थानांतरित जो है किया गया। कब किया गया? तो 1937 में। अभी मैंने कहा कि जब जो है सर ओसबोर्न स्मिथ जब तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो अपना जो है कार्यालय कहाँ रखा? तो कलकत्ता में रखा। लेकिन जैसे ही रिटायर कर जाते हैं, सीडी देशमुख के कार्यकाल में जो है ये मुख्यालय या कार्यालय कहाँ चला जाता है? तो मुंबई चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मुंबई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि इसमें 4 आंचलिक यानी जोनल कार्यालय। आरबीआई की कितने जोनल कार्यालय हैं? 4 है। जोनल का मतलब होता है मेन हेड ब्रांच, ठीक है ना। लगभग क्षेत्रीय ब्रांच 22 है ना। रीजनल बैंक मतलब कार्यालय कितने हैं इसका? तो 22 है, ये याद रखना है, ठीक है। बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक एक बाघ पहले या शेर था। पहले क्या था? शेर। अभी क्या हो गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक जो है वो बाघ है, साथ ही एक ताड़ का वृक्ष है ना। ताड़ का वृक्ष है। अब आगे देखिए बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक को एक कई तरह की भूमिकाएं सौंपी गई हैं, यानी बहुत बड़ा उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए। और साथ ही साथ जो है मौद्रिक नीति की देखरेख यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है उसकी देखरेख करती है। वित्तीय प्रणाली यानी फाइनेंशियल सिस्टम और भुगतान प्रणालियों को नियमन और पर्यवेक्षण यानी कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए
विदेशी मुद्रा का प्रबंधन यानी फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट जो है सारा आरबीआई के अंतर्गत होता है। साथ ही बोल रहा है कि मुद्रा जारी करना यानी करेंसी को कैसे निर्गमित करना है, ये सारे आरबीआई के रूल रेगुलेशन के आधार पर होता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों को क्या करता है, बढ़ावा देना। जितने भी देश के अंदर जो है बैंकिंग कार्य होता है उसको जो है आरबीआई बढ़ावा देता है, यानी उसे क्या करता है कि मार्गदर्शन देता है। सरकार को अल्पकालिक ऋण भी देना समाविष्ट है। इसमें जो है सरकार की जब करेंसी की जरूरत होती है, नोट की जरूरत होती है, तो सरकार को भी ऋण देता है, उधार नहीं, ऋण है ना। कह सकते हैं कि पैंचा वाला नहीं, ये तो ऋण देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो इस तरह जो है बच्चों हम लोग देखें कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और पहला जो है गवर्नर कौन था, और भारतीय पहला गवर्नर कौन था, इस तरह हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक अमेरिकी विशेषज्ञ रेमंड पी केंट, देखिए ये क्या कहते हैं, ने केंद्रीय बैंक को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। पहला बोलता है कि एक ऐसी संस्था जो सामान्य जन कल्याण हेतु मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अच्छा, मुद्रा का विस्तार और संकुचन भी आप समझ लीजिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखता है और ऋण ज्यादा देता है ग्राहकों को, तो इससे क्या होता है, मुद्रा का विस्तार होता है। लेकिन अगर उसको मार्केट से पैसा अपनी ओर खींचना होता है तो क्या करता है कि वो क्या करता है कि फंड बेचने लगता है, या कह सकते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर देता है, जिसके कारण जो है जनता कम से कम ऋण ले पाता है ना। इस तरह जो है जनता के पास पैसा कम होता है, या डिबेंचर जारी करता है, उससे जो है क्या है कि लोग खरीदता है तो पैसा बैंक के पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। तो पहला काम है करेंसी का प्राधिकरण करना, दूसरा है सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक तथा निरीक्षक यानी ऑब्जर्वेशन करता है, किसको, तो कमर्शियल बैंक को और खुद को भी। मुद्रा पूर्ति यानी बोलते हैं करेंसी का सप्लाई, तथा साख नियंत्रक, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, अंतिम ऋणदाता, और सातवां में है केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिरीकरण, किसका, तो प्राइस का। तो चलिए डिटेल से हम लोग इसका जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग पहला पॉइंट, करेंसी प्राधिकरण यानी करेंसी का अथॉरिटी जो है वो आरबीआई को होता है। वो कैसे करता है, केंद्रीय बैंक देश का करेंसी अथवा नोट निर्गमन के लिए एक एकाकी अथवा मोनोपोली अथवा एकल जो है अधिकार है, यानी जो भी करेंसी जारी करता है ना, 1 रुपया को छोड़ करके जितने भी चाहे वो कागज का मुद्रा हो चाहे सिक्का हो, कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है, ये जान लेना है। साथ ही क्या है कि यह बोल रहा है, इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक करेंसी के बदले समान मूल्य की संपत्ति देने के लिए उत्तरदायी है। संपत्तियों के मुख्य सोने के सिक्के, बिस्कुट, विदेशी प्रतिभूतियां तथा इसी को डिबेंचर भी कहा जाता है, घरेलू सरकारी स्थानीय करेंसी प्रतिभूतियों आदि शामिल होती है। ये सारी जो है कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। चलिए बच्चों हम लोग दूसरा कार्य जान लेते हैं कि बोलता है कि सरकार का बैंकर यानी सरकार कहाँ पैसा अपना जमा करता है, तो आरबीआई में जमा करता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि सरकार का बैंकर के रूप में भी काम करता है ना। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसका जो मुख्य बैंक होता है ना वो आरबीआई होता है, ठीक है ना। आरबीआई के तहत जो है लेन देन करता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। अभी मैंने बताया कि आपको केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के लिए जो बैंकर के रूप में कौन काम करता है, तो आरबीआई करता है, ठीक है ना। आगे देखिए कहता है कि यह सरकार के समस्त बैंकिंग व्यवसाय को करता है। सरकार के अंतर्गत जितने भी लेन देन का जो बैंकिंग प्रक्रिया है वो आरबीआई के जरिए होता है, तथा सरकार अपना सारा धन केंद्रीय बैंक के चालू खाते में रखता है। चालू खाता ऐसा खाता है बच्चों जिससे जो है बैंक आपको ब्याज नहीं देती है, क्योंकि आप एक दिन में 10 बार 15 बार जितने बार भी हो सकता है आप निकाल सकते हैं और उसमें सेविंग कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकार जो
का सृजन नहीं कर पाता है, ऋण नहीं दे पाता है, तो आपको तो ब्याज देगा नहीं। फिर कहता है सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के लिए प्राप्तियां स्वीकार करता है तथा भुगतान करता है। ठीक है ना, कोई भी जनता जब बैंक में पैसा जमा करता है तो निकालेगा भी ना, तो प्राप्तियां स्वीकार करता है तथा भुगतान भी करता है। नेक्स्ट क्या है, बैंकों का बैंक, यानी कहिए कि जनता जो है कॉमर्शियल बैंक में पैसा अपना जमा करता है, लेकिन जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपना जमा राशि को सेंट्रल बैंक के पास क्या करता है, अपना डिपॉजिट करता है। तो इसलिए कहता है बैंकों का बैंक तथा निरीक्षक है ना, सुपरवाइजर का भी काम इन्होंने करता है। बैंकों के बैंकर के रूप में भी केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नगद कोष का एक हिस्सा अपने पास जो है रखता है। देखिए क्या होता है ना कि बैंक में जो प्रक्रिया है वो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि CRR, आप एक होता है CRR, देखिए करंट रिजर्व रेशियो जो होता है वो क्या करता है, RBI के पास जमा करता है, RBI के पास, ये आपको याद रखना है। कितना परसेंट, तो 4%, अपने जमा का 4% जो है RBI के पास जो है कॉमर्शियल बैंक जो है अपना जमा करता है। बाकी जो पैसा बचता है ना, वो जो है SLR, एक और प्रक्रिया आपको जानना है आगे, SLR, ठीक है। तो SLR के रूप में जो है अपने पास है ना, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जो है वो अपने 18 से लेकर के 40% तक अपने पास रखता है। बाकी जो पैसा होता है वो PLR के रूप में जो है जनता को ऋण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो ऋण प्रदान करता है। तो वही चीज यहाँ बताने की कोशिश करता है कि केंद्रीय जो है बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नगद कोष, देखिए यहाँ नगद कोष यानी CRR की बात कर रहा है, एक हिस्सा अपने पास जो है रखता है, उन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है तथा उन्हें केंद्रीयकृत शोधन तथा प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बैंकों को अपनी कुल देयता का कुछ अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा करता है। अभी हमने क्या कहा कि CRR के रूप में जो है 4% जो है कॉमर्शियल बैंक जमा करता है और अपने पास जो है SLR के रूप में जो है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जो 18 से 40% तक रखता है। बाकी पैसा जो है PLR, ठीक है, वो PLR जो है का मतलब है कि जनता को ऋण दे देता है। क्या दे देता है, तो ऋण दे देता है, ठीक है ना। फिर कहता है कि इसके अतिरिक्त बैंक केंद्रीय बैंक के पास अतिरिक्त कोष भी रखता है, अपने पास भी बैंक रखता है जिसको SLR कह रहे हैं। चलिए चौथा पॉइंट कहता है कि मुद्रा पूर्ति यानी बोलते हैं मनी सप्लाई और साख नियंत्रण कैसे करता है, तो बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न साख नीतियों है ना, क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है, एक मात्रात्मक है और एक गुणात्मक है। मॉनेटरी पॉलिसी को जो है दो भागों में बांट करके रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पर क्या है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव जो है वो क्या है, बोला है कि बैंक दर नीति कौन जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो है RBI जारी करता है। खुले बाजार की क्रियाएं, कानूनी कोष अनुपात जो है, नगद कोष अनुपात जो CRR जो है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने जमा राशि का 4% जो है RBI के पास रखता है। RBI के पास जो ही पैसा रखता है ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है, बल्कि जो है ये जो है भविष्य में जो है कभी हो सकता है दिवालिया घोषित हो जाए या पैसा कमी हो तो CRR जो है RBI रिटर्न करती है कॉमर्शियल बैंक को और इस पैसे के जरिए जो है अपना भुगतान करता है। और SLR का मतलब है कि वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब होता है कि ये जो 18% से 40% के बीच जो कॉमर्शियल बैंक खुद के पास जो रखता है, इस पैसे को क्या करता है, जनता से जो पैसा लिया हुआ रहता है, प्राप्ति किया हुआ रहता है, उसको भुगतान करने में इसको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि है क्या। देखिए बैंक दर नीति क्या है, बैंक दर वह दर है, इसका डेफिनेशन भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि बैंक दर नीति से आप क्या समझते हैं, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में प्रतिभूतियों और विनिमय पत्रों के जमानत पर बैंकों को उधार देता है। जिस दर पर केंद्रीय बैंक जो है
अंतिम ऋणदाता के रूप में जो है क्या करता है, प्रतिभूतियों और विनिमय पत्रों की जमानत पर बैंकों को क्या देता है। देखिए आप ऋण लीजिएगा ना तो बैंक आपको कुछ जमानत पर अपने पास रखेगा, और जिस रेट पर केंद्रीय बैंक बैंकों को या सरकार को या राज्य सरकार को पैसा देती है उसी को बैंक दर नीति कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव केंद्रीय बैंक से ऋण लेने की लागत में परिवर्तन होना है। बैंक दर में वृद्धि से केंद्रीय बैंक से उधार लेने की लागत में वृद्धि होती है। जैसे अगर बैंक दर बढ़ा दिया तो क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो महंगा पड़ जाएगा। इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता घटती है। जैसे मान लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, यानी बैंक रेट का कर दिया बढ़ा दिए, तो ऋण तो लोग कम लेगा, जब कम लेगा तो साख सृजन भी क्या होगा आपका, कम होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगी। तो बैंक दर व वृद्धि के कारण बैंकों को उस दर को बढ़ाना होगा जिस पर बैंक उधार देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका कि ऋण कोष पर बैंक का निर्भर होता है, यानी ऋण कोष जो है किस पर निर्भर होता है, तो बैंक पर निर्भर होता है, ठीक है। बैंक उधार लेने तथा देने की दर में अंतर से धन के लिए बैंक की मांग को लोचशीलता होता है। फिर कहता है थर्ड में कि बाजार की ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव दिखता है। जैसे अगर ब्याज दर बढ़ जाता है तो लोग ऋण कम लेने लगेगा, तो क्या होगा, साख सृजन कम होने लगेगा, बैंक धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ती चली जाएगी, फिर बड़े बैंकों में जाके मर्ज होगी। तभी हम लोग बैंकों का मर्ज से संबंधित भी जानकारी लेंगे, ठीक है। अन्य स्रोतों से मुद्रा की मांग तथा पूर्ति आदि पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। तो हम लोग समझते हैं खुले बाजार की क्रियाएं क्या है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा, किसके द्वारा, तो केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा एवं पूंजी बाजारों में सरकारी तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना होता है। देखिए ये क्रियाएं क्यों होती है, जब मार्केट में मनी ज्यादा हो जाता है ना, मनी का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करता है कि अपना प्रतिभूति बेचता है। जब केंद्रीय बैंक अपना प्रतिभूति बेचेगा या डिवेंचर बेचेगा, ठीक है ना, या ट्रेजरी बिल बेचेगा, तो उससे क्या होगा कि वो लोग बॉन्ड खरीदेगा, तो उस जरिए जो है केंद्रीय बैंक के पास पैसा आ जाएगा, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो रेट यानी मनी इन्फ्लेशन कम होगी, है ना, बाजार में कीमत क्या होगा, कम होने लगेगा। यही कारण है कि खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक जारी करता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कानूनी कोष अनुपात, ठीक है ना, ये क्या होता है, बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास दो खातों को रखना पड़ता है, जिसे CRR मैंने बताया, करेंट रिजर्व रेशियो क्या होता है कि ये जो है अपना बैंक जो है कमर्शियल बैंक जो है अपने जमा का 4% किसको, RBI के पास जमा करना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 4% जो जमा करता है RBI के पास, वो पैसा कमर्शियल बैंक को विपरीत परिस्थिति में लौटाता है, ठीक है। और इस पैसे ये जो कमर्शियल बैंक जो है CRR के रूप में 4% जो केंद्रीय बैंक के पास जमा करता है, उस पर ऋण जो है केंद्रीय बैंक नहीं देता है, क्योंकि ये भविष्य के लिए जमा किया हुआ रहता है। फिर क्या है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है कि कमर्शियल बैंक जब अपने पास जो है जमा रखता है 18% से 40% के बीच, ठीक है, मैक्सिमम 40% रख सकता है अपने पास बैंक, और कम से कम 18% तो रखना ही रखना है, क्योंकि उसको जनता से क्या करना होता है, लेन देन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि इसके अनुसार बैंकों को अपने शुद्ध मांग और स्वाधीन जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना, कुछ कहने का मतलब क्या है, 4%, ठीक है। और दूसरा है वैधानिक, जिसको SLR कहा जा रहा है, इसके अनुसार बैंकों को अपनी कुल मांग एवं स्वाधीन जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है, जिससे जनता का भुगतान कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर सुरक्षित ऋणों का सीमांत कटौती लगाना, ये क्या है, ऋण की राशि तथा प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य जिसकी जमानत पर ऋण दिया जा रहा है, जिसे मान लीजिए बॉन्ड खरीदे तो उसकी भी कटौती होता है, उसका कुछ % निर्धारित किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सीमांत कटौती कहा जाता है।
पांचवा में कहता है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण। ये क्या बोल रहा है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, क्या होता है एक्सचेंज, ठीक है। और फॉरेन का करेंसी को कैसे एक्सचेंज करना, ये सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिम्मेवारी होती है, अथॉरिटी होती है। केंद्रीय बैंक देश के सोने और अंतरराष्ट्रीय करेंसी के स्टॉक का संरक्षक है, यानी प्रोटेक्शन देता है। केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, यानी जो सरकार किसी भी कीमत को निर्धारित कर देती है तो उसको जो है स्थिर रखने की जिम्मेवारी जो है आरबीआई को होता है। आरबीआई कैसी जिम्मेवारी है, तो मार्केट में उतना ही पैसा सप्लाई करे जिससे जो है मूल्य स्थिर बना रहे, और अगर ज्यादा मात्रा में कर देता है तो मनी इन्फ्लेशन होगी। मनी इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी वस्तु में जो है लगातार कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि कब होगी, जब लोगों के पास पैसा होगी। तो पैसा को कंट्रोल में जो है क्या करता है आरबीआई, वो विस्तार करता है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेवारी किस पर होती है, तो आरबीआई के पास होती है, ठीक है ना। विदेशी विनिमय सौदे से होने वाली सारी आय केंद्रीय बैंक में जमा करना पड़ता है। विदेशी विनिमय के द्वारा जो है फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा जितना भी बेनिफिट इंडिया को होती है वो पैसा कहाँ जमा होती है, तो आरबीआई के पास होती है। क्योंकि हमारा इंडियन लोग जो है विदेश में जाता है या विदेशी लोग जो है इंडिया आता है, तो वो जो लेन देन में जो फायदा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो सारे पैसा कहाँ जमा होगा, तो केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। बाजार में विदेशी करेंसी क्रय विक्रय द्वारा केंद्रीय बैंक देश के करेंसी के विदेशी मूल्य की स्थिरता बनाए रखता है ना। और क्या करता है, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को भी दूर कर सकता है या करता रहता है। फिर है छठा पॉइंट, बोलता है अंतिम ऋणदाता। अगर कहीं आपको ऋण नहीं मिल रहा है व्यवसाय के लिए तो आपको अंतोगत्वा कौन देगा, तो आरबीआई देगा। वो देखिए केंद्रीय बैंक का दायित्व है कि वह व्यावसायिक बैंकों की वित्तीय सहायता, यानी जब वित्तीय या व्यावसायिक बैंक जो है फंस जाती है, बहुत दिवालिया होने की कगार पर हो जाती है, तो उस वक्त जो है क्या करती है, वित्तीय सहायता देती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बरोबर, उसका उद्देश्य है कोई भी अच्छी व्यवसायिक क्रिया प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी अच्छा व्यवसाय हो रहा है उसको बंद नहीं करना, यानी उसको प्रतिबंधित बैंड नहीं लगाना है, ठीक है ना। बोला कि धन की कमी के कारण रद्द नहीं होनी चाहिए। व्यवसायिक बैंक केंद्रीय बैंक की संकट के समय अंतिम ऋणदाता की तरह जो है मानता है। अंतिम ऋणदाता अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, बैंक दिवालिया होने की स्थिति पर है और आपको कोई ऋण नहीं दे रहा है, तो आप किसके पास चले जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4% जो आप सीआरआर के रूप में जमा किए वो पैसा और क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक कुछ निश्चित शर्तों तथा सही जमानत पर क्या करता है, व्यवसायिक बैंकों को आवश्यक ऋण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को तत्कालीन जो है सहायता प्रदान करता है। एक लास्ट पॉइंट बच जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिरीकरण। केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है स्टेबिलिटेशन क्या होता है कि प्राइस को स्थिर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्राय अर्थव्यवस्था में बाहरी आघातों से मुद्रा के स्टॉक स्थिरीकरण करने के लिए मुद्रा सृजन करने में अपने उपकरणों का उपयोग करता है, ठीक है। धन्यवाद।